नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कैपिटल रेस का प्लान था 3000 करोड़ का, वो टोटल कैपिटल रेस करने वाले थे। इसके रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो डाला था कि ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जैक्ट प्राइस पे कैपिटल रेस होने वाला है, यहाँ से इक्विटी का कितना डायल्यूशन होगा, बुक वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, या इसके अलावा कौन कौन से जो नए इन्वेस्टर्स है ये कैपिटल रेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस सब के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो आगे जाके भी मिलते रहे। तो 30 मार्च 2021 को जो मीटिंग हुआ था तो उसमें आप देखोगे तो डिसाइड हुआ है कि टोटल जो कैपिटल रेज होगा वो 3000 करोड़ का है और इसका जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू जो लास्ट 6 मंथ्स का एवरेज है उसके अकॉर्डिंगली यदि आप देखोगे तो वो 60.34 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है जिसको फ्लोर प्राइस कहते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम 5% का जो है वो डिस्काउंट बैंक ऑफर कर सकती है जो नए इन्वेस्टर्स है उनके लिए। तो ये जो 60.34 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस है उसका यदि आप 5% लेते हो और उसको डिस्काउंट करते हो तो लगभग ये 57.32 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। यानी ये लोअर बैंड हो सकता है जो 57.32 है और मैक्सिमम जो कैपिटल रेज होगा प्राइस पर वो 60.34 हो सकता है। यानी 57 to 60 रुपीज़ के बीच में कैपिटल रेज हो सकता है जो टोटल 3000 करोड़ का है। तो इसके बाद में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर उन्होंने पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया, उसके बाद में जो नए नए अलग इन्वेस्टर्स है जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स है या कुछ HNIs है या जो PMS है, तो उसके रिलेटेड अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि जो कैपिटल रेज है उसका जो एग्जैक्ट आउटकम आएगा वो 6 अप्रैल 2021 को आएगा और उन्होंने लिखा है कि डिटरमाइन द इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी परसुएंट टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट यानी QIP इंक्लूडिंग अ डिस्काउंट इफ एनी। यानी सपोज डिस्काउंट होता है 5% का या 2% का या 3% का, इन बिटवीन भी हो सकता है, मैक्सिमम वो 5% है। और सपोज बैंक डिस्काउंट पे ऑफर नहीं करती है तो ये जो टोटल कैपिटल रेज होगा 3000 करोड़ का वो लगभग 60.34 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। और करंटली यदि आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो वो कैपिटल रेस प्राइस के नीचे है थोड़ा, लगभग 57 रुपीज़ के आसपास फिलहाल में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो QIP है या ये जो फंड रेज है उसके लिए पहले एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका आप देखोगे तो वोटिंग होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वोटिंग हुआ है वो इन फेवर हुआ है कैपिटल रेस के, कुछ जो परसेंटेज है स्मॉल परसेंटेज वो अगेंस्ट हुआ है। तो यदि आप नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट देखोगे तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें ई वोटिंग में लगभग 14,87,059 जो वोट्स है वो अगेंस्ट है। और यदि आप देखोगे तो पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन यानी जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने लगभग 90,992 जो वोट्स है वो अगेंस्ट किए हैं ये कैपिटल रेस के। पर यदि आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो जो टोटल वोट्स है लगभग 99.954% जो वोट्स है वो इसके फेवर में हुआ है कैपिटल रेस करने के लिए। इसके बाद में और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यदि आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक है। तो यहाँ पर जो रिसेंट मीटिंग हुआ था उसमें यदि आप देखोगे तो बैंक का ये जो बेसिकली जो एक रिप्रेजेंटेटिव सीट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसमें यदि आप देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि इट फर्दर मेंशन दैट सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन बैंक एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन any day-to-day operations of the bank, it has been decided to withdraw its board representation from the board of the bank। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी बोर्ड का सीट है वो आप देखोगे तो वो वेकेंट हो जाएगा। यहाँ पर रेजिग्नेशन भी आ गया है, डॉक्टर संजय कुमार रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो यहाँ पर ये जो उनका स्टेक है वो मे भी डाइल्यूट हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होल्ड करते हैं। तो ये जो स्टेक है 3 to 4% का 5% का स्टेक, तो वो मे भी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट है यानी QIP के थ्रू भी हो सकता है या इसके अलावा कोई मेजर बड़ा इन्वेस्टर्स भी आ सकता है या म्यूचुअल फंड्स भी आ सकता है। अभी तक यदि आप देखोगे तो बैंक में जो बड़े इन्वेस्टर्स है उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि फिलहाल में जो बैंक है लास्ट आप देखोगे तो 1.5 ईयर से प्रॉफिटेबल नहीं था क्योंकि प्रोविजंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे। पहले DHFL का प्रोविजन हुआ था, उसके बाद में रिलायंस कैपिटल का प्रोविजन हुआ था और रिसेंटली यदि आप देखोगे तो वोडाफोन का भी उन्होंने काफ़ी एक बड़ा प्रोविजंस किया था और जिसके वजह से बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था और एट द सेम टाइम जो बुक वैल्यू है उसमें भी आप देखोगे तो काफ़ी इरोजन हुआ था।
पर यदि आप लास्ट 2 या 3 क्वार्टर से देखोगे तो बैंक ने कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे जाके भी बैंक प्रॉफिट पोस्ट करती रहे। एक्चुअल में उनके जो कोर प्रॉफिट्स है यानी उनके बैंकिंग के जो ऑपरेशंस है उससे फिलहाल में नहीं आ रहे। काफ़ी जो प्रॉफिट्स है वो ट्रेजरी से आ रहे हैं या अदर इनकम से आ रहे हैं। पर जैसे जैसे बैंक आगे जाके मैच्योर होते जाएगा, क्योंकि यदि आप देखोगे तो उनका जो डिपॉजिट का बेस है यानी जो करंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से कासा, तो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है यदि आप लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में देखोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आगे जो नीम है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे और जो टोटल ब्रांचेस है उसमें भी यदि आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो आगे जाके आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा रिसेंटली थोड़ा अनसर्टनिटी है क्योंकि कोविड के जो केसेस है वो यदि आप देखोगे तो रिसेंटली काफ़ी बढ़ गए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली जो रिटेल के जो लोन्स है उसमें आ सकता है, इसीलिए कुछ अनसर्टनिटी हो सकता है। पर यहाँ पर जो प्राइस है कैपिटल रेस का वो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास या 57 to 60 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से जो इन्वेस्टर्स है वो पॉसिबली ये जो QIP है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स इसमें आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आगे जाके हम एग्जैक्ट डिटेल्स देखेंगे कि ये जो कैपिटल रेज है इससे बुक वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा या एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उसमें कितना डाइल्यूशन होगा। इस सब के डिटेल्स हम आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट 2 वीक से काफ़ी अलग अलग जो मीटिंग्स है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ हुई थी, जैसे कि एडवेंटस कैपिटल, फैक्टोरियल एसेट मैनेजमेंट या इसके अलावा मिलियनियम मैनेजमेंट, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, भारतीय AXA, DSP इन्वेस्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड भी है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल भी है या मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली जनरली IDFC फर्स्ट बैंक के रिलेटेड उनके जो टारगेट्स है वो काफ़ी कम रहते हैं या निगेटिव है वो काफ़ी। तो यहाँ पर उनका भी मीटिंग है, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जो QIP है उसमें मॉर्गन स्टैनली पार्टिसिपेट करता है या नहीं। और ये जो 3000 करोड़ का QIP होगा उसमें कोई सिंगल इन्वेस्टर नहीं आएगा, यहाँ पर अलग अलग इन्वेस्टर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किसको कितना इन्वेस्ट करना है। यानी 3000 करोड़ में से कोई 100 करोड़ कर सकता है, कोई 200 कर सकता है या कोई 50 करोड़ कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कितने इन्वेस्टर 60 रुपीज़ या 57 to 60 रुपीज़ ये प्राइस बैंड में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंगली ये जो टोटल फंड रेज है या जो QIP है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देखो तो बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, इनके साथ फिलहाल में आप देखोगे तो मीटिंग हुआ काफ़ी अलग अलग, मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा जो टोटल मीटिंग्स है वो लगभग लास्ट 2 वीक्स में हुआ है। तो इसकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी हम इसके बाद एक्चुअल जो डिटेल्स है कैपिटल रेस के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर करंट जो बैंक का बुक वैल्यू है वो लगभग 31.3 रुपीज़ का है और यदि आप स्टॉक देखोगे तो वो लगभग 57 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर प्लान ये है कि टोटल जो कैपिटल रेस करना है वो 3000 करोड़ का है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए मैंने केस 1 और केस 2 लिया है। तो सपोज जो कैपिटल रेज है वो 60.34 रुपीज़ में होता है जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, और जो दूसरा सेकंड केस है यानी जो मिनिमम प्राइस है 5% यदि आप डिस्काउंट करते हो 60.34 को तो आपको 57.32 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यदि ये जो कैपिटल रेज है वो 60.34 रुपीज़ पे होता है और इसको यदि आप कंपेयर करोगे करंट बुक वैल्यू से जो 31.3 है तो जो कैपिटल रेज होगा वो लगभग 1.92 टाइम्स होगा कंपेयर टू करंट बुक वैल्यू। और सपोज ये 57.32 रुपीज़ पे होता है जो कैपिटल रेज है तो और यदि आप उसको करंट बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो वो लगभग 1.83 टाइम्स हो जाएगा। यानी लगभग आप देखोगे तो 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे IDFC फर्स्ट बैंक कैपिटल रेज कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि जब भी आप बुक वैल्यू से अबव कैपिटल रेज करते हो तो एक्चुअल में बुक वैल्यू में इंक्रीज होता है, और जब भी आप बुक वैल्यू के नीचे कैपिटल रेज करते हो तो एक्चुअल में यहाँ पर बुक वैल्यू का जो है वो इरोजन होता है और टोटल जो शेयर्स है या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है जब भी बुक वैल्यू के नीचे जो है वो कैपिटल रेज होता है। जो यदि आप देखोगे तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लास्ट कैपिटल रेज किया था जो एक्चुअली बुक वैल्यू के नीचे था। तो बाद में आप टोटल शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो कि नए कितने जो शेयर्स है वो कैपिटल रेज से आएंगे, यानी 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय क्या प्राइस पे हो रहा है। सपोज 60.34 पे होता है तो नए 49.7 करोड़ शेयर जो है वो ऐड हो जाएंगे। सपोज 57.32 पे होता है तो 52.3 करोड़ शेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद में एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नए शेयर्स को आप ऐड करके टोटल शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बाद में डाइल्यूशन कैलकुलेट किया है। तो जितने ज़्यादा प्राइस पे जो कैपिटल रेज है वो यदि होता है तो उतना मिनिमम डाइल्यूशन होता है।
यानी सपोज यहाँ पर 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे हो रहा है तो इसके जगह सपोज 4 टाइम बुक वैल्यू पे होता था तो ये जो डायल्यूशन है वो और कम हो जाता था। तो सपोज जो कैपिटल रेज है वो 60.34 रुपीज़ पे होता है तो जो डायल्यूशन है वो 8.77% होगा। और सपोज ये कम वैल्यू पे होता है या कम प्राइस पे होता है 57.32 पे होता है तो मैक्सिमम जो डायल्यूशन हो सकता है वो लगभग 9.22% होगा। और इसके बाद में आप टोटल इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी करंट इक्विटी रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करके, यानी 3000 करोड़ जो नया कैपिटल रेज है उसमें यदि आप ऐड करोगे तो टोटल इक्विटी यदि आप देखोगे तो वो 20,747 करोड़ का हो जाएगा दोनों केसेस में। पर जो नया बुक वैल्यू होगा उसमें दोनों केसेस में थोड़ा डिफरेंस है। यदि वो 60.34 रुपीज़ पे होता है तो जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो 33.64 रुपीज़ हो जाएगा जो करंटली 31.3 है, यानी लगभग यहाँ पर 2.3 रुपीज़ से बुक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि यहाँ पर जो कैपिटल रेज है वो 57.32 रुपीज़ पे होता है तो जो नया बुक वैल्यू है वो 33.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो यदि आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर कुछ 15 पैसा का डिफरेंस है, क्योंकि जो कैपिटल रेज है उसमें आप देखोगे तो 5% का डिफरेंस है। और दोनों केसेस में यदि आप देखोगे तो इंक्रीज इन बुक वैल्यू जो है वो फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे जो कैपिटल रेज है वो हो रहा है। सेकेंड केस में जो इंक्रीज इन बुक वैल्यू है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू फर्स्ट केस, क्योंकि जो कैपिटल रेज है वो 5% डिस्काउंट पे हो रहा है कंपेयर टू 60.34 रुपीज़। तो यहाँ पर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू कैपिटल रेज, मुझे लगता है IDFC फर्स्ट बैंक एक अच्छे प्राइस पे कैपिटल रेज कर रही है 60 रुपीज़, क्योंकि यदि आप देखोगे तो 2x बुक वैल्यू ये काफ़ी एक आप देखोगे तो बेटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी है, क्योंकि जो बुक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज करंट का जो बुक वैल्यू है वो लगभग 31.3 रुपीज़ है और कैपिटल जो रेज है वो 25 रुपीज़ या 28 रुपीज़ या 26 रुपीज़ पे होता है, तो ये एक्चुअली अच्छा नहीं है। जितना आप ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कंपेयर टू बुक वैल्यू जितना ज़्यादा कैपिटल रेज करोगे, ज़्यादा प्राइस पे करोगे तो उतना बेटर है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसके बाद में अभी हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि बैंक ने लास्ट 9 मंथ्स में कैसे किया था, ब्रांचेस कितनी है, उनके प्रॉफिट्स कितने थे, इसके अलावा कासा कैसा है, या जो लोन बुक की ग्रोथ है रिटेल सेगमेंट में वो कैसे रही, इसके बाद में जो होलसेल सेगमेंट है उसमें उन्होंने कैसे रिडक्शन किया। तो इसके रिलेटेड अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप ब्रांच का नेटवर्क देखोगे तो पहले IDFC फर्स्ट बैंक के पहले IDFC बैंक था और बाद में 2019 में कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक मर्ज होके IDFC फर्स्ट बैंक आप देखोगे तो नया एंटिटी शुरू हुआ। तो 2018 में सिर्फ 150 ब्रांचेस थे जो दिसंबर 2020 में 576 हुए हैं, और वैसे ही ATM जो नेटवर्क है उसमें भी इंक्रीमेंट आया है। इसके बाद में यदि आप टोटल रिटेल डिपॉजिट्स देखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, और ये जो सारे नंबर्स है वो बिलियन रुपीज़ में है। तो 2018 में सिर्फ 57 बिलियन रुपीज़ थे जो फिलहाल में 584 बिलियन रुपीज़ हो गए हैं। और इसके वजह से यदि आप कासा देखोगे तो जो कासा था वो 11.5% का था मार्च 18 में सिर्फ, और उसके बाद में मर्ज होने के बाद में कंटिन्यूसली जो कासा है वो इसमें इंप्रूवमेंट आया है। मार्च 20 में वो 31.9% का था, और फिलहाल में यदि आप देखोगे तो उनका वन ऑफ द बेस्ट कासा है 48.3% का। पर यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ये है कि उन्होंने जो कासा जमा किया है, यानी जो सेविंग अकाउंट्स के जो उन्होंने बेसिकली रेट्स ऑफर किए हैं वो पहले 7% थे सेविंग अकाउंट्स पे, और रिसेंटली उन्होंने रिड्यूस करके 6% किए हैं, जिससे उनका आगे जाके निम भी बढ़ जाएगा, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। इसके बाद में यदि आप होलसेल डिपॉजिट्स देखोगे तो होलसेल डिपॉजिट्स में उन्होंने रिडक्शन किया है, क्योंकि होलसेल डिपॉजिट्स यदि आप देखोगे तो वो चंकी डिपॉजिट्स होते हैं, यानी वो जो डिपॉजिट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। यानी सपोज मेरे पास 100 करोड़ है और मुझे एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करना है, तो डायरेक्टली जो 100 करोड़ है वो दूसरे बैंक में आप देखोगे तो स्विच हो जाएंगे। उसके कंपैरिजन में सपोज वही 100 करोड़ अलग अलग 100 डिफरेंट पर्सन के पास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज 10 या 15 यहाँ पर जो लोग हैं वो भी स्विच कर जाते हैं, तो बचा हुआ जो 85 करोड़ के जो डिपॉजिट्स है वो फिर भी बैंक में रहेंगे। यानी जो रिटेल डिपॉजिट्स है उनका इंक्रीज होना काफ़ी बेटर है, बैंक इससे काफ़ी स्टेबिलाईज हो जाता है। इसके बाद में यदि आप डिपॉजिट्स अंडर 50 मिलियन रुपीज़ देखोगे तो यहाँ पर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 2020 में वो 78% है। इसके बाद में जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है उसमें भी रिडक्शन आया है कंटिन्यूसली, और टोटल जो टॉप 20 डिपॉजिटर्स है एज अ परसेंटेज उसमें भी रिडक्शन आया है, जिससे जो बैंक है वो काफ़ी स्टेबिलाईज हो जाएगा। तो ये जो नया प्रेजेंटेशन बैंक ने पोस्ट किया था उसमें काफ़ी अच्छे डिटेल्स उन्होंने पोस्ट किए हैं, जैसे कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड क्या है या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है,
इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली हमें पता नहीं था कि कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, क्योंकि बैंक ने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया था। तो टोटल आप रिटेल ग्रॉस फंडेड असेट्स यानी जो टोटल रिटेल लोन बुक है वो यदि आप देखोगे तो वो 667 बिलियन रुपीस की है। यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। होलसेल फंडेड यानी जो होलसेल लोन बुक है इसमें उन्होंने कंटिन्यूसली रिडक्शन किया है। तो जो होलसेल बुक मार्च 2019 में 322 बिलियन रुपीस की थी, उसमें आप देखोगे तो रिडक्शन होके फिलहाल में वो 232 बिलियन रुपीस की है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो लोन्स है उसमें भी रिडक्शन आया है। मार्च 19 में वो 205 बिलियन रुपीस की थी और रिसेंटली उसमें रिडक्शन हो गया 116 बिलियन रुपीस का हुआ है। उसके बाद में यदि आप लेफ्ट में देखोगे, बॉटम लेफ्ट में, तो यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज में डिटेल्स दिए है कि जो टोटल रिटेल की लोन बुक है उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हुआ है और टोटल लोन बुक के कंपैरेटिवली वो फिलहाल में 60% है। सिमिलरली जो होलसेल है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक है उसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक है वो फिलहाल में 11% की है और जो होलसेल है वो लगभग टोटल 21% की है। तो यहाँ पर बैंक का क्लियर स्ट्रैटेजी है कि उनको स्टेबलाइज करना है बैंकिंग, यानी दोनों साइड में वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। पहले तो हमने जो डिपॉजिट साइड है यानी जो कासा साइड है उसमें भी देखा कि मेजरली जो फोकस है वो रिटेलाइजेशन में है, यानी जो होलसेल डिपॉजिट्स है उसको भी वो शिफ्ट कर रहे हैं रिटेल डिपॉजिट्स में। एट द सेम टाइम जो सेकेंड चीज़ है यानी जो असेट साइड है यानी जो लोन बुक है उसमें भी वो सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इसके अलावा जो होलसेल बुक्स है यानी जो बड़े साइज के लोन्स होते हैं उनको यदि आप देखोगे तो उसमें कंटिन्यूसली रिडक्शन किया है और एट द सेम टाइम जो रिटेल की लोन बुक है उसमें यदि आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है या इंप्रूवमेंट हुआ है। टोटल यदि आप बैंक की लोन बुक देखोगे तो वो लगभग 1 to 1.5 ईयर से लगभग स्टैग्नेंट है। पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर्स आएंगे यानी जो Q4 या Q1 2022 या Q2 आएगा तो उसमें सिग्निफिकेंट हमें एक जंप मिल सकता है, क्योंकि रिटेल की जो लोन बुक है उसमें यदि आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली जो लोन्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक ने उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी लॉन्च किया था। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स जो लोन्स है उसमें ग्रोथ किया था। सिमिलरली टॉप 10 बोरोस में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है एज अ परसेंटेज, यानी एक्चुअल में जो लोन्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिए गए हैं, इसीलिए जो एक्चुअल बैंक का रिस्क है वो कम हो जाता है। टोटल जो रिटेल की लोन बुक है उसका यदि आप डिटेल्स देखोगे तो 37% जो है वो मॉर्गेज में है, 35% जो है वो कंज्यूमर रिलेटेड लोन्स है, 17% MSME और SME यानी स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस होते हैं उनको उन्होंने 17% लोन दिया है कंपेयर टू टोटल लोन बुक। और जो रूरल MFI और KCC जो लोन्स है वो लगभग 11% है ऑफ टोटल लोन बुक। इसके बाद में अभी हम ग्रॉस और नेट NPA के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर NPA का सिचुएशन क्या है और कोविड-19 का क्या यहाँ पर बैंक पे इम्पैक्ट आया है। तो यदि आप एवरेज देखोगे तो लॉन्ग टर्म जो प्री कोविड एवरेज था बैंक का ग्रॉस लेवल के NPS का वो लगभग 2.63% का था और जो नेट NPS है वो लगभग 1.25% के है। यदि आप प्रोफोर्मा बेसिस में देखोगे यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको यदि आप निकाल के एक्चुअल में बैंक के लोन्स में कितना स्ट्रेस है वो यदि आप देखोगे तो जो ग्रॉस लेवल के NPS है वो लगभग 4.18% है और जो नेट NPS है प्रोफोर्मा बेसिस पे दिसंबर 2020 के वो 2.04% है। तो यहाँ पर स्लाइटली मुझे थोड़ा यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट लगता है कि ग्रॉस NPS थोड़े ज़्यादा है, 4.18% है। और यहाँ पर यदि आप चेंज देखोगे BPS यानी बेसिस पॉइंट्स पे तो ग्रॉस NPS में लगभग 155 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है 2.63 टू 4.18। प्रोफोर्मा बेसिस में यदि आप प्रोविजन कवरेज रेशियो देखोगे तो वो लगभग 52% का है। और इसके बाद में यदि आप देखोगे तो रिसेंटली कोविड के केसेस फिर से बढ़े हैं, मे बी यहाँ पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली जो सिचुएशन है वो मॉनिटर करना होगा। इसीलिए मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का मेरा जो स्टेक था ये मेरा टोटल पोर्टफोलियो का हाईएस्ट पोजीशन था, तो यहाँ पर मैंने रिडक्शन किया है, काफ़ी रिडक्शन किया था मैंने। और इसका रीज़न यही है कि कोविड के रिलेटेड काफ़ी अनसर्टनिटी है, तो मैंने वो जो फंड्स थे वो कुछ अलग स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, जो IT कंपनीज है, क्योंकि उनके बिजनेस में कोविड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक्चुअली सपोज लॉकडाउन होता है तो ऐसे कुछ बिजनेसेस है कि उनका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में ग्रो होगा। तो यहाँ पर हमें जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट है या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस है
वो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करने होते हैं, क्योंकि कोविड यदि आप देखोगे तो ये काफी अनसर्टन इवेंट है, पर कंपेयर टू यदि आप लास्ट मार्च देखोगे तो यहाँ पर काफी बेटर क्लियरिटी है। इसीलिए जो हम स्टॉक मार्केट है या जो निफ्टी यदि आप देखोगे तो फिलहाल में काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू लास्ट मार्च में यदि आप देखोगे तो निफ्टी 7,500 तक आ गया था। फिलहाल में जो निफ्टी है वो 14,700 14,800 पे ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग वहां से डबल हो चुका है। पर हमेशा इन्वेस्ट करते समय हमें यही देखना है कि फर्स्ट रूल क्या है कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जगह सपोज मैं कोई दूसरा स्टॉक खरीदता हूं तो वहां पर मुझे कितना जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो मिल सकता है। और सेकंड हमें ये देखना है कि मेरा एक्चुअल में परमानेंट रिस्क कितना है, यानी एक्चुअल में मेरा लॉस होने के चांसेस क्या है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें जो टोटल पोर्टफोलियो में वेटेज है वो मैं वेरी करता हूं। इसके बाद में बैंक के जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स है उसके उन्होंने डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक टोल रोड है, उसका जो एक्सपोजर है वो टोटल 9 बिलियन का है। ये सारे जो नंबर्स है वो बिलियन रुपीज में है। उसके बाद में जो थर्मल पावर प्लांट ओडिशा में है उसका जो एक्सपोजर है वो 5.5 बिलियन रुपीज का है, और उसमें से प्रोविजन कितना किया है। तो थर्मल पावर प्लांट के रिलेटेड यदि आप देखोगे तो उन्होंने 100% प्रोविजन किया है, यानी कंप्लीट $5.5 बिलियन उन्होंने प्रोविजंस किया है। और यदि टोटल आप स्ट्रेस पूल देखोगे तो वो लगभग $25.3 बिलियन का है, और इसमें से $12.9 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजंस किया है इसका, यानी जो प्रोविजन कवरेज रेशो है पीसीआर वो 51% का है। इसके बाद में उन्होंने नीचे एक नोट लिखा है, तो ये आप देखोगे तो वो वोडाफोन के रिलेटेड है, जिसमें बैंक ने ये मेंशन किया है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाइड अकाउंट्स द बैंक आल्सो हैड अ marked one large telecom asset as stress and provision 25% against total outstanding of 34.4 बिलियन, यानी लगभग 3,240 करोड़ के उनके जो लोन्स है वो वोडाफोन और आइडिया के थे, और उसमें से टोटल जो फंडेड है वो 20 बिलियन है और नॉन फंडेड 12.4 बिलियन है। और ये जो वोडाफोन के लोन्स है उसके रिलेटेड बैंक ने पहले 50% का प्रोविजन किया था, उसके बाद में उन्होंने 25% का जो प्रोविजन है उसका राइट बैक किया था। और करंटली उन्होंने ये लिखा है कि द सेड अकाउंट इज करंट एंड नो ओवरड्यूज एज ऑफ 31 दिसंबर 2020। तो बैंक ने वोडाफोन और आइडिया को जो लोन्स दिए थे उसमें यदि आप देखोगे तो उनका जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर है वो ईयरली है। तो इसके जो डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स हमें ये क्वार्टर में दिखेंगे, यानी Q4 2021 में दिखेंगे कि उन्होंने करंट ये जो ईएमआई है वो बैंक को पे किया है या नहीं। इसके बाद में अभी हम यील्ड्स और कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट्स है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और कॉस्ट ऑफ फंड्स डायरेक्टली बैंक ने पहले डिस्क्लोज नहीं किए थे, तो इसीलिए ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन उन्होंने ये प्रेजेंटेशन में दिया है। तो यदि आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स देखोगे 2018 में, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो 6.4% के थे, वो एक्चुअल में 2020 में इंक्रीज हुए थे, 7% के हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट रेट दिया था वो 7% का था। पर लास्ट 9 मंथ्स में यदि आप कंपेयर करोगे 2021 में, तो एक्चुअल में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो रिड्यूस हुआ है, लगभग 6.4% के हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगभग लास्ट 3 मंथ्स में जो 7% का सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट था वो उन्होंने रिड्यूस करके 6% का किया है, और इसीलिए एक्चुअल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर यदि आप 2020 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे तो वो 3.6% का था, और लास्ट 9 मंथ्स में वो 4.6% का था। और एक्चुअल में इसी वजह से यदि आप देखोगे तो आगे जाके भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो सेविंग रेट्स है या जो सेविंग पे इंटरेस्ट वो ऑफर कर रहे हैं वो उन्होंने 1% से रिड्यूस किया है, यानी 4.6% का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो मे बी 5 या 5.2% तक जा सकता है नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में। इसके बाद में हम और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि टोटल उनका बोरोइंग का स्ट्रक्चर क्या है, यानी अपार्ट फ्रॉम कासा बैंक के कौन कौन से अलग अलग बोरोइंग्स है, जैसे कि इंफ्रा बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लीगेसी बॉन्ड्स, अदर बॉन्ड्स, रीफाइनेंस। तो यदि आप ये ईयर वाइज देखोगे तो 2021 मार्च तक टोटल जो अलग अलग बॉन्ड्स है या टोटल अलग अलग उन्होंने बोरोइंग्स लिए थे वो लगभग 21 बिलियन रुपीस के है। तो यहाँ पर बैंक का स्ट्रेटेजी यही है कि ये जो अलग अलग बॉन्ड्स है या ये जो अलग अलग बोरोइंग्स है उसको उनको रिप्लेस करना है कासा से, यानी जो कासा का परसेंटेज है वो उनको इंक्रीज करना है। यदि आप FY 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में देखोगे तो टोटल जो बॉन्ड्स है वो 45 बिलियन रुपीस के है, 23 में 65, 24 में 58, 25 में 81 बिलियन रुपीस और बियॉन्ड 25 लगभग 54 बिलियन रुपीस के टोटल अलग अलग बोरोइंग्स हैं। तो उसके बाद आप स्पेसिफिक जो बॉन्ड्स है उसके डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि इंफ्रा जो बॉन्ड्स है वो टोटल 95 बिलियन रुपीस के है, लॉन्ग टर्म लीगेसी बॉन्ड्स भी 95 बिलियन रुपीस के है,
अदर बॉन्ड्स 50 बिलियन रुपीस, रीफाइनेंस 83 बिलियन रुपीस, और यदि आप टोटल करोगे तो टोटल जो है वो 323 बिलियन रुपीस का है। टोटल वो 2025 तक है और बियॉन्ड 2025 लगभग 54 बिलियन रुपीस के और उनके कुछ बॉन्ड्स है। तो ये जो सारे बॉन्ड्स है 323 बिलियन रुपीस के, इसके ऊपर यदि आप टोटल इंटरेस्ट देखोगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो वो लगभग 8.6% का है। और इसको यदि आप कंपेयर करोगे तो सेविंग अकाउंट्स पे वो सिर्फ 6% दे रहे फिलहाल में, वो भी आगे जाके कम होगा। और जो करंट अकाउंट्स है उसके ऊपर यदि आप देखोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी जैसे जैसे ये जो बॉन्ड्स है वो आगे जाके मैच्योर होते जाएंगे तो उनको रिप्लेस किया जाएगा जो करंट और सेविंग अकाउंट्स, यानी जो कासा है उसका परसेंटेज कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा, जो करंटली लगभग 48% के आसपास है। और उनका टोटल जो रेट ऑफ बोरोइंग्स है या टोटल रेट ऑफ फंड्स है वो भी आके जाके आप देखोगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ सकता है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो काफ़ी अलग अलग ट्रिगर्स है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ यहाँ पर निगेटिव्स यानी कुछ रिस्क भी है। जैसे कि एक रिस्क मैंने आपको बताया कि कोविड के केसेस का काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है बैंक को, क्योंकि यहाँ पर सपोज जो कोविड है उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हो जाता है, फिर से लॉकडाउन लग जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बैंक के लिए रिस्क हो सकता है। पॉजिटिव्स में यदि आप देखोगे तो पॉजिटिव्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है और बैंक का जो कोर ग्रोथ है वो शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा और डेफिनेटली यहाँ पर जो लीडर है बैंक के वी वैद्यनाथन, तो यहाँ पर काफ़ी क्लियर लीडरशिप है, उनका जो फोकस है वो काफ़ी आप देखोगे तो क्लियर है। पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के फिलहाल में अगेंस्ट है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये मेरे पोर्टफोलियो का लार्जेस्ट होल्डिंग था, इसको मैंने 35 रुपीज़ में भी बाय किया था। और यहाँ पर मैंने कुछ मेरा जो स्टेक है या जो मेरा टोटल होल्डिंग्स है उसमें मैंने रिडक्शन किया है, लगभग 65 रुपीज़ में मैंने कुछ सेल किया था और 62 और 60 में भी कुछ किया था, क्योंकि मुझे मेरा जो स्टेक है जो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 35% होल्ड कर रहा था मैं मेरे पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पर यदि कोविड के जो केसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो टोटल मेरे पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेरा जो पोजीशन है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया है और ये कुछ समय के लिए है। सपोज ये कोविड की जो सिचुएशन है वो कुछ समय के बाद इंप्रूव हो जाती है, वैक्सीनेशन अच्छा हो जाता है, केसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आगे जाके मेरा जो एक्चुअल पोजीशन है वो मैं फिर से बिल्ड कर सकता हूँ। डेफिनेटली जो प्राइजेस है फिलहाल में वो नहीं रहेंगे, प्राइजेस काफ़ी मूव हो सकते हैं, पर यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन मेरे लिए फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मेरे जो फंड्स को शिफ्ट किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से दूसरे कुछ स्टॉक्स में, मेजरली आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है, तो वहाँ पर भी यदि आप देखो तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कोविड का वहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और वो जो स्टॉक्स है वो भी लगभग आप देखोगे तो 40 to 50% से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे देखना है कि मैं सपोज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ और नेक्स्ट 3 ईयर्स में सपोज मुझे कंपाउंडेड 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, और मैं कोई अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें सपोज मुझे कंपाउंडेड 30 या 35% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये मेरे लिए एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये भी सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी जो कोविड की सिचुएशन है या जो इकोनॉमी फिलहाल में स्ट्रेस है, इसके अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे कितना वेटेज देना है टोटल पोर्टफोलियो का, और जो बाकी स्टॉक्स है इसमें मुझे जाके भी मिलते रहे। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो QIP हुआ है या जो फंड रेजिंग हुआ है 3000 करोड़ का, उसके सारे डिटेल्स उनको भी मिल जाएंगे।